अगर पाकिस्तान में फौज आ जाए तो क्या होगा? मिठाइयां बांटी जाएंगी। पाकिस्तान के लोग जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन ये नवाज शरीफ की बादशाहत नहीं चाहते। हमारी जमहूरियत को पाकिस्तानी फौज से खतरा नहीं है, नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा एहतजाज नहीं होगा हमारी जमहूरियत बचाने में, जो इंशाअल्लाह इस बार हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक रात प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फिर बीमार हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लगातार उनकी सेहत जो है वो मुश्किलात में है। आज उनके पाँव में जो ज़ख़म है उसमें वो इन्फेक्शन हो गया और उसकी वजह से उनको बुखार भी चढ़ गया है। अल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को सेहत अता फरमाए ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। बड़ी लंबी छुट्टियाँ हो गई हैं, बड़ी देर से चीज़ें डिले में चल रही हैं, तो अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत अता फरमाए। और अभी तो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मियाँ साहब को फैसला भी करना चाहिए कि क्या उनकी सेहत उनको इजाज़त देती है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पर काम करने की या नहीं। लेकिन ये फैसला मियाँ साहब खुद करेंगे, उनकी पार्टी के लोग करेंगे। इन चीज़ों में मैंने बात करनी है। और दूसरा एक और चीज़, एक कंपैरिजन की बात हो रही कि तैयब उर्दगान के लिए उनके लोग निकले और उन्होंने वहां पे फौजी टोला जिसने बगावत की थी उसको सड़कों के ऊपर मारा है, उसके साथ झगड़ा किया है, टैंकों के आगे लेट गए हैं, उनको बेल्टों से मारते रहे हैं, उनको गिरफ्तार करवाया है, पुलिस के हवाले किया है और इवन उनमें से कुछ लोग मारे भी गए। अब इसका कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, बार बार लोग करते हैं। वो ये कहते हैं कि यहां पे भी अगर ऐसा हो तो इसी तरह लोग उठेंगे, ऐसे ही लोगों को चाहिए कि वो रिएक्ट करें। लेकिन पहले ये देखना होगा कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की या जरदारी साहब की जिससे पहले गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इनकी जो जमहूरियत है उसने अवाम को उतना फायदा दिया है जितना तैयब उर्दगान की जमहूरियत ने दिया है। एक और चीज देखनी पड़ेगी कि तैयब उर्दगान से पहले 4 मरतबा तुर्की में मार्शल लॉ लगा है, तब अवाम यही लोग थे, ये बाहर क्यों नहीं है? क्योंकि वक्त जो गवर्नमेंट थी वो डिलीवर नहीं कर रही थी, इसलिए लोग बाहर नहीं आए। सीधी सीधी इसकी ये वजह समझ आती है। 2-4 चीजें छोटी छोटी मैं आपको वो चीजें बता देता हूं कि फर्क क्या है यहां की हुकूमतों में और तुर्की की हुकूमत में। 2002 में ये हुकूमत आई थी और अब तक इन्हीं लोगों की हुकूमत है वहां पे। इन लोगों ने जीडीपी की जो ग्रोथ हुई है वहां पे वो 64% है, 64%। पाकिस्तान में हम 5% के आसपास ही घूमते रहते हैं, तो 64% वहां पे उन्होंने किया। पर कैपिटा जीडीपी जो है वो 43% है। उसके बाद उनके ऊपर जो कर्जा था वो $23 बिलियन से ज्यादा था और उसको खत्म करके कम करके $1 बिलियन से भी कम कर दिया 10 साल के अंदर अंदर वहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने। यहां 8 साल से पॉलिटिकल हुकूमतें हैं और गुज़िश्ता 8 साल के अंदर हमारा कर्जा बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 1 रुपया भी कम नहीं हुआ बल्कि दुगने से भी ज्यादा हो गया है। तो ये तो एक फर्क है। और इसमें बल्कि अब तुर्की ने अपना सारा कर्जा उतारने के बाद IMF को कहा है कि अगर आपको आइंदा कर्जा चाहिए तो वो आप हमसे ले सकते हैं। तो ये भी एक फर्क है पाकिस्तान और तुर्की की हुकूमतों में। तुर्की का जो सेंट्रल बैंक है उसके रिजर्व 26 बिलियन तक मौजूद थे, जो अब बढ़ के $93 बिलियन तक हो गए हैं। 2011 में हो गए थे, अब तो इससे भी बहुत ज्यादा ऊपर हो गए हैं। महंगाई 32% से कम करके उसको सिंगल डिजिट में लेकर आए थे। 9% अब तैयब उर्दगान के 2 साल के अंदर किया था उन्होंने, 2002 से लेकर 2004 तक। अब अगर कोई ये कहे कि मेरे पास 5 साल थे सिर्फ या मेरे पास सिर्फ 3 साल है, तो 3 साल और 5 साल मैटर नहीं करते। उनकी हुकूमत ने वहां पे 2 साल के अंदर अंदर जो महंगाई की शरह है उसको 32% से कम करके 9% तक पहुंचाया था। उसके बाद उन्होंने तमाम गरीबों को तुर्की में ग्रीन कार्ड दिया है और तमाम गरीबों का तुर्की में इज्जत के साथ, मैं खुद वहां गया हूं, मैंने देखा है, बड़ी इज्जत के साथ उन सब का मुफ्त इलाज हो रहा है। सेहत की सहूलियात उनको मुफ्त मिल रही हैं। तालीम के अंदर वो इनकलाब लेकर आए हैं। बेशुमार उन्होंने यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, डबल उन्होंने बजट किए हैं, यूनिवर्सिटीज के अलग से, कॉलेजेस के अलग से, स्कूल्स के अलग से, वो बहुत सारी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। और एक आखिरी चीज, 100 रुपए से ऊपर का पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर है, अमेरिकी डॉलर 100 रुपए। तुर्की का आज से 20 साल पहले जो 1 अमेरिकी डॉलर था, तुर्की के पैसे को लीरा कहते हैं, 1 रुपया, 1 लीरा उनका 1 रुपया है, तो वो 222 रुपए का 1 डॉलर उन्हें मिलता था और आज 2.25 रुपए का 1 अमेरिकी डॉलर है। तो ये तो है वहां की हुकूमत
تو ایسی حکومت کے لیے عوام اگر باہر نکلے تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے طیب اردگان سے ان کو فائدہ مل رہا ہے, ان کو عزت مل رہی ہے, ان کا ملک آگے بڑھ رہا ہے, اس کی پالیسی ان لوگوں کے مطابق ہیں, تو پھر لوگ اس کو سپورٹ دینے کے لیے باہر آئے ہیں. کیا پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے یا ایسا ہوگا؟ اول تو کمپیریزن بھی ہے, اور اگر کیا جائے جو لوگ کر رہے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کے تو ہمسایوں نے مٹھائیاں بانٹ دی تھیں, بڑی اچھی طرح مجھے یاد ہے. جب 99 میں مشرف صاحب نے کو کیا تھا تو میاں صاحب کے اپنے محلے داروں نے مٹھائیاں بانٹ دی, لوگ سڑکوں پہ آنے کے بجائے بھنگڑے ڈالتے رہے, خوشیاں مناتے رہے. تو یہاں پہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا لوگ یہاں جمہوریت کے دشمن ہیں, یا لوگ ڈیلیور کرنے والی حکومت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل کرے؟ ان پہ ہم نے بات کرنی ہے, معاملات پہ. میرے ساتھ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, آپ وفاقی وزیر بھی ہیں, آپ کا تعلق PMLN سے ہے. بڑی مہربانی آپ کے آنے کا. شاہد لطیف صاحب آئیں گے جی ابھی تھوڑی دیر میں, وہ تجزیہ دیں گے عسکری حوالے سے. اور عمران ظفر لغاری صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, اور کراچی میں اس وقت آپ براہ راست میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب, کیونکہ سب سے پہلے آپ ہیں تو آپ ہی سے مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے, بڑی لے دے ہو رہی ہے سٹیٹمنٹ کے اوپر, کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہ اگر پاکستان میں فوج آئی تو مٹھائیاں بٹے گی, پاکستان میں فوج آئی تو جشن منائیں گے, خوشیاں منائیں گے؟ خان صاحب کا بنتا نہیں تھا. نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ ایک حقیقت رہی ہے پاکستان میں کہ جب بھی فوج آئی ہے مٹھائیاں بنتی ہیں, آپ نے ابھی خود اس کا ذکر کیا ہے. لیکن واضح طور پہ دھرنے کے دوران بھی اور ابھی بھی, اور میں خان صاحب کی سپوکس پرسن ہوں تو میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں, خدا نہ خواستہ اگر یہاں انکانسٹیٹیوشنل یا ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن ہوتی ہے, سب سے پہلے PTI سڑکوں پہ نکلے گی. دیکھیں آپ نے بالکل آپ نے کمپیریزن دیا کہ اتنی میری بات کہ یہ اردگان نے بہت کچھ کیا, بالکل کیا ہے, اور میں سمجھتی ہوں اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ قوم جمہوریت کو اسی وقت زیادہ جوش اور جذبے سے ڈیفینڈ کرے گی جبکہ ان کو کچھ ملا ہے جمہوریت سے, حکومت نے ڈیلیور کیا ہے. لیکن چاہے حکومت بدترین بھی ہو, فوج کا کوئی نہیں بنتا کام کہ وہ آئے اور کہیں جی ہم جمہوریت کو خان صاحب کا جملہ ہے, اور پاکستان وہ ایگزیکٹلی ایز اٹ از. خان صاحب کا جملہ یہ ہے کہ اگر فوج آ گئی, اگر کا ورڈ استعمال کیا, اگر فوج آ گئی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, لوگ جشن میں. یہ فوج کا پیغام دیا ہے, لوگوں کو دیا. آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جمہوریت کا سب سے زیادہ خطرہ بادشاہت سے ہے, میاں صاحب سے, اور اس واسطے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنا چاہیے, نہ PTI ایسی چیز سپورٹ کرے گی. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہی ہوں, خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آنا چاہیے, تو یہ لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آ گئی تو آپ ایکسپلوئٹ کرتے جائیں. یہ تو میں سمجھتی ہوں جتنا شور اس سٹیٹمنٹ پہ مل رہا ہے اتنا ملنا چاہیے تھے ان سیاستدانوں پہ جنہوں نے کہا تھا کہ پورا خیبر پختونخوا افغانستان کا حصہ ہے. مطلب ہے اس پہ یہ لے دے نہیں ہوئی تھی, اس پہ تو کچھ نہیں ہوا, اسپیشلی گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ہوئی. اب ادھر ایکسپلوئٹ کریں. بعد ہماری پوزیشن واضح طور پہ صاف ہے, اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے, اس کو حقیقت سمجھ لیں یا خواہش سمجھ لیں؟ نہ خواہش ہے نہ حقیقت ہے, لیکن ہسٹوریکلی یہ حقیقت رہی ہے. تو اس واسطے خان صاحب قوم کو کہہ رہے تھے اور حکومت کو بھی کہ خدا کے واسطے جمہوریت کو آپ خود مضبوط کریں, جمہوریت کو قوم بچائے, کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی انٹرونشن ہوئی تو یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے کہ مٹھائیاں بنتی. لیکن PTI ایک پارٹی کی حیثیت سے اور خان صاحب ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے, سب سے پہلے میں آپ کو بھی بتا دوں سڑکوں پہ نکلیں گے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کا PMLN کا ریکارڈ آپ نے دیکھ لیا ملٹری کے ساتھ. اچھا, میں PMLN سے ڈاکٹر صاحب, خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سننے میں بہت بری لگے, لیکن سر حقیقت تو ہے تو سچ ہی ہے نا سر. بینر تو اترے نہیں سر لوگوں کو, جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں بینر تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں, اور آپ خود یہاں بینر بھی لگے ہوئے ہیں, لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں, پوسٹ بھی بھیج رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھ لیں. سر میں آپ کو دیکھیں, یہ ماننا پڑے گا کہ میاں نواز شریف کی حکومت پہ اگر شب خون مارا گیا جو نہیں ہونا, ہماری فوج بھی بہت اچھی ہے, ادارے بھی صحیح سمت میں چل رہے ہیں, لیکن اگر اس پاسبلٹی کو ڈسکس آپ لوگ کر رہے ہیں یا خان صاحب کر رہے ہیں, وہ تو سر مٹھائی ہی بٹے گی سر, اور کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر غلط ہے, سننے میں غلط ہے, لیکن حقیقت ہے. شکریہ عمران. سب سے پہلے تو ویلکم ٹو اسلام آباد. آپ کو پروگرام ہمیشہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے کرتے ہیں. آپ سے آج بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بحث نہ بنتی ہے, نہ اس بحث کو کرنے کا کوئی
کوئی مجھے منطق نظر آتی ہے کہ جناب اگر ترکی میں یہ ہوا اور ترکی کی عوام باہر نکلے, اور میں انہیں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں, وہ ہمارے بھائی ہیں, اور جس طریقے سے ترکی کی عوام باہر نکلی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے, اور میں اس کا موازنہ اگر پاکستان کی قوم کے ساتھ کروں, یہ میرے دلی جذبات ہیں, میں آپ کو بہت مختصر اس پہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. انہوں نے اس جذبے کا مظاہرہ کیا جو پاکستان کی قوم نے 1965 کی جنگ میں کیا تھا, زلزلے میں کیا تھا, زلزلے میں کیا تھا, سیلاب میں کرتے ہیں, سیلاب میں کیا تھا. اب ہر چونکہ وقت بات کرتے ہیں, لمبی جب ہو موقع گئی ملتا ہے یہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک زندہ قوم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. عبدالستار ایدھی صاحب کی وفات پہ کیا, وفات پہ کیا تھا, ہر موقع پر ہر موقع پہ کرتے ہیں الحمدللہ. تو انہوں نے وہ اس کا مظاہرہ کیا, اس کا مقابلہ بنتا نہیں ہے کہ آپ موازنہ شروع کر دیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے خدا نہ خواستہ چھوٹا سوال نہیں, آپ سوال کر چھوٹا سوال سر, میں آپ نے بات خوبصورت کی ہے سر, میں چھوٹا سوال یہ ہے سر کہ قوم تو سر یہ بھی بڑی شاندار ہے, قوم وہ بھی بڑی شاندار ہے, فرق کوئی نہیں ہے, تو سر فرق تو پھر حکومت کا بنا نا سر. یعنی اردگان کے لیے لوگ نکلیں گے اور میاں صاحب کے لوگ مٹھائیاں بانٹ دیں گے سر, جمہوریت کے لیے لوگ. آپ سارے سوال ایک دفعہ کر لیں اور مجھے 2 منٹ سر پلیز. میں نے کہا کہ یہ سیکوینس اس لیے نہیں بنتا, یہ موازنہ اس لیے نہیں بنتا کہ خدا نہ خواستہ کسی جگہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی بس گر گیا, اس میں کوئی 10 بندے شہید ہو جائیں, تو کبھی کوئی یہ ڈسکس نہیں کرتا کہ یار اگر میری فیملی اس میں ہوتی تو وہ بچتی ہے نہ بچتی, اس کا کیا ہوتا. یہ اس طرح کے کمپیریزنس. اچھا بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ لگتا رہے, انہوں نے کوئی نہیں کیا, دنیا کے اور ممالک میں کو ہوتے رہے, کسی نے موازنہ نہیں کیا, تو لہٰذا یہ موازنہ پہلی بات ہے اس طرح کا بنتا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس میں میڈیا کا بھی تھوڑا سا کہوں گا کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح بیہیو کرنا چاہیے میچور طریقے سے. جو خان صاحب نے بات کی وہ ان کی ایک دلی خواہش ہو سکتی ہے, اور ڈاکٹر صاحبہ کل بھی ایک پروگرام میرے ساتھ تھی, انہوں نے بخوبی ڈیفینڈ کیا ایماز سے, اور یہ اچھی بات ہے کہ تحریک انصاف میں ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو میں مزید اپریشیٹ کروں گا کہ اگر یہ کہتی تو میں انہیں مزید اپریشیٹ کرتا کہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اصل حقیقت یہ ہے جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں. اب یہ نہیں بھی پتا ہے کہ انہوں نے بات کہی ہے, لیکن ان کے لیڈر ہیں, وہ تو آج ناجائز بات کی ہے, اس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں ڈیفینڈ تو تروم روڑ کے اس کو کرنا ہی ہے. بہرحال گزارش ہے جی کہ کل جو انہوں نے یہ کہا, ابھی بھی انہوں نے یہ کہا, عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی خطرہ جناب وہ نواز شریف کی بادشاہت کو ہے, فلاں ہے. پاکستان میں جمہوریت کا نام نواز شریف نہیں ہے, پاکستان میں جمہوریت کا نام پاکستان مسلم لیگ نون نہیں ہے. یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے. جمہوریت ایک اپنے اندر ایک انسٹیٹیوشن ہے, ایک سوچ اور فکر کا نام ہے, ایک طرز حکومت کا نام ہے. ٹھیک, آپ نواز شریف کی دشمنی میں اور اس میں سارے آپ اپنے گھر کے چوہے جلانے کے لیے پورے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں. ایک محاورہ ہے, آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے کنسیکوینسز کیا ہیں. نہیں انہوں نے کسی کو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے میں دعوت یہ کر رہا ہوں, نہیں یہ دیکھیں نا, یہ دعوت دینے والی بات ہے. انڈائریکٹلی بات ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں جناب آپ اگر آتے ہیں تو مٹھائیاں بٹیں گی, اس کا مطلب کیا ہے کہ عوام آپ کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں یہ بحث ہی نہیں بنتی. جمہوریت جو ہے اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, پوری قوم کھڑی ہے. اور میں نے دوبارہ میں وہ کہہ دوں کہ نواز شریف جو ہے وہ جمہوریت کی ایک عکاسی تو ہے, ایک شکل تو ہے, لیکن جمہوریت پاکستان میں ایک ادارہ ہے. خان صاحب نے کل بھی کہا, خان صاحب نے آج بھی کہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی جو جس کو نئے انداز میں خان صاحب نے کہا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ترکی میں حکمران ہوتے تو عوام کبھی سڑکوں پہ نہ آتی, اور اگر یہاں پہ کبھی کوئی ایسا ہوتا تو عوام ان کے لیے سڑکوں پہ نہ آتی. طیب اردگان جیسا حکمران ہوتا ہے تو لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں. سر اس میں موازنہ اگر نہ بھی کریں جیسے گورنمنٹ کر رہی ہے تو سیکھنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے, اپوزیشن کے. نہیں دیکھیں یہ بات میں سمجھتا ہوں اس کو غلط پرسپیکٹو میں بیان کر رہے ہیں. عوام ایک آدمی کے لیے نہیں نکلی. ترکی میں عوام جو نکلی ہے, پہلی بات وہ سسٹم جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں, اور وہ جمہوریت جس نے ڈیلیور کیا. ٹھیک ہے, 2 ٹینیورز آپ طیب اردوان جو ہے ان کے پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھ لیجئے, اور میں چند سٹیٹسٹکس آپ کو بتاتا ہوں جو حقائق ہیں. جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو ترکی پہ $25 بلین کا قرضہ تھا IMF کا. یہ ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, جب ختم ہو گیا انہوں نے ختم کیا, اور ختم کرنے کے بعد آج جو ترکی ہے وہ IMF سے کہتا ہے ہم آپ کے ڈونرز ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں کیا کہ الیکشن سے پہلے کہا کہ کشکول توڑ دیں گے, جب الیکشن کے بعد آپ پرائم منسٹر بن گیا یا حکومت آ گئی تو کشکول بڑی ہو گئی. وہ ڈبل ہو گیا. نہیں وہ ڈبل ہو گیا, یہ فرق تو ہے. نہیں ہے نا جی, یہ حقیقت ہے, یہ حقائق ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیے انہوں نے اس وقت پر کیپٹا انکم جو تھی وہ $3,500 تھی. ٹھیک ہے, آج $11,500 ہے. ٹھیک ہے, 3 گنا سے بھی بڑھ گئی. ٹھیک ہے, یہ حقائق ہیں.
उनका एजुकेशन 64% ग्रोथ हुआ उसमें। ओके 64 GDP डाटा हमारे पास। उनके एजुकेशन जो था वो 7.5 बिलियन लीरास थे, आज 35 बिलियन लीरास हैं। ठीक। ये है उनका डेवलपमेंट। ये 2012 में थे, अब और भी ज्यादा। अब 2012 से भी बढ़ गए। मैं आपको वो फिगर्स बता रहा हूं जो हुकूमत ने मेंटेन की, मैनेज की, और जिससे लोगों को फायदा हुआ। देखिए, जमहूरियत वो है जिससे लोगों को फायदा हो। ये जो लोग आप जिनको वोट देकर अपने नुमाइंदा बनाकर आप पार्लियामेंट में भेजते हैं, आप उनसे तवक्को क्या रखते हैं कि अगर इलेक्शन तक बस हम खामोश होकर बैठते हैं? लोग उन्होंने डिलीवर किया। अब ये लोग इसलिए निकले हैं कि लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाई गई, लिहाजा जो लोग आपकी जिंदगी में बेहतरी लाएंगे उनके लिए आप सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे। एक मिनट, मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल करने दें। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज उनसे पूछूं कि इमरान इस्माइल साहब, इमरान जफर लगारी साहब, सॉरी माजरत के साथ, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी को कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब पे मुश्किल वक्त आया तो वो जो कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, माजी में तो हमने ऐसा नहीं देखा, आपको लगता है कि यहां जो सिस्टम काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, पब्लिक उसी तरह की सपोर्ट देगी इनको? चाहे हालात कहीं से भी खराब हो सकते हैं, हम खाली फौज की तरफ नहीं देख रहे, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर कुछ भी हुआ, आपको लगता है यहां की पब्लिक की वैसी सपोर्ट मौजूद है गवर्नमेंट के लिए जैसी तुर्की में? देखिए इमरान साहब, जाहिर है पब्लिक की वैसी सपोर्ट या पब्लिक की वैसी पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह वहाँ पे वो एक पार्टी काम कर रही है और जिस तरह उन्होंने आगे लेके टर्की को चले हैं, थोड़ा सा उसमें फ़र्क है। देखिए पाकिस्तान में हमेशा जब भी अगर कू है या इस किस्म की चीज़ें हुई हैं, उसमें हमारे अपने अंदर के ही सियासतदान, जैसे पिछले में आपको याद है कि 1999 में एक मुस्लिम लीग का एक धड़ा टूटा, फिर पैट्रियट बनी, ये चीज़ें हुई हैं और शॉर्टकट के ज़रिए हमारे मुल्क के सियासतदानों को आमरीत के दौरों में फ़ायदा हुआ है। एक मुल्क का हिस्सा वो सियासतदान है जो कि इंतज़ार करते हैं कि आमरीत का हिस्सा है वो उस हुकूमत का हिस्सा बने और पावर कॉरिडोर्स में जाए, वो तो अपनी जगह पे वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है, मैं शीरी मज़ारी साहब की बात से बिल्कुल उनको अप्रिशिएट करता हूँ, पीटीआई को, और देखें इस वक्त हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि पार्लियामान में एक मेजर हिस्सा रखती हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, ये हम तीनों पार्टीज जो हैं एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ की हम हिमायत कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं चाहता कि इस किस्म की हालात यहाँ पे पैदा हों। और देखें उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मियाँ साहब ने जब आए थे, इन्होंने पिछली बार एनर्जी का नारा लगाया था कि हम बिजली ला देंगे, ये ला देंगे, लेकिन वो उनके पाए तकमील तक अपने मंसूबों को नहीं पहुंचा सके। तो अवाम, जाहिर सी बात है, अवाम के दिलों में ये बात बैठी हुई है कि भाई जब ये अपोजिशन में थे ये तो नारे मार रहे थे, अब ये हुकूमत में आए, अब ये डिलीवर नहीं कर सक रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इमरान कि हमारा पार्लियामान अभी तक इतना मजबूत नहीं है। हमें बेबी डेमोक्रेसी, पहली बार शायद तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में, जमहूरी हुकूमत ने किसी और जमहूरी हुकूमत को 2013 में पावर ट्रांजिशन की थी। उससे पहले तारीख में कभी नहीं हुआ। 77 में हुआ था, वो भुट्टो साहब खुद ही प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद वो खुद ही कंटिन्यू रहे थे, ठीक, उसके बाद कभी नहीं हुआ, ये चीज कभी नहीं हुई। 7 साल की जमहूरियत जो कि आगे बढ़ रही है, ये एक रिफाइनरी है ना, आप इसको जितना छानेंगे, वो क्या कहते हैं, ये छानी वो चाय की, क्या कहते हैं उसको, इट्स अ रिफाइनरी, ये चलती रहेगी। आज मैं बैठा हूं, आज डॉक्टर साहब बैठे हैं, शीरी मज़ारी साहब बैठी हुई हैं, आज ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हो सकता है कि 15-20 साल बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज हो, चेहरे नए हो, नई लेजिस्लेशन हो जाए, और लेजिस्लेशन हमेशा वो होती है जिसमें आम लोगों को फायदा हो, जिसमें अवाम को फायदा हो। लेकिन हमारे यहाँ लेजिस्लेशन जो होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर मजबूत करने की लेजिस्लेशन की, लेकिन माजरत के साथ ये जो हुकूमत लेजिस्लेशन कर रही है या एसआरओ निकाल रही है, वो सिर्फ अपने जाती मफादात पूरे करने के लिए लेजिस्लेशन या उस किस्म की चीजें कर रही है। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होती हैं तो पॉलिटिकल वर्कर बाहर निकलते हैं सिस्टम को बचाने के लिए। तैयब उर्दगान की पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक बड़ी मजबूत और जबरदस्त पॉलिटिकल पार्टी है, और वो बहुत सारे रिफाई काम भी करते हैं। उनके पास ऐसे वर्कर भी हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं मुख्तलिफ रिफाई इदारों से, और बड़े कमिटमेंट वाले वर्कर्स उनके पास मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऐसे वर्कर हैं? जब अभी क्योंकि यहाँ हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की है, जब मियां नवाज शरीफ साहब प्रेफर करेंगे अपनी बेटी को मरियम नवाज साहिबा को, और शहबाज शरीफ साहब प्रेफर करेंगे अपने बेटे को हमजा शहबाज साहब को, चौधरी परवेज इलाही को मोहनिस इलाही के बाद नजर कोई नहीं आएगा, और जरदारी साहब का बेटा जो है वो लीड करेगा पार्टी को, तो फिर जो आम कारकुन है जिसने निकल के मार खानी है, उसको तो पता है कि ये तो इनके लिए है सारा कुछ, मैं तो सिर्फ मार खाने के लिए हूं। तैयब उर्दगान की फैमिली कहां है पॉलिटिक्स में? मैं एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर आगे।
वेलकम बैक नाजरीन। जी शीनी मदारी साहब, अब अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होंगी तो फिर वो मुख्तलिफ मुश्किल हालात में हुकूमत को और सिस्टम को सपोर्ट देंगी। जब पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों को पता है कि इनके ही बच्चे आने, इनके रिश्तेदार होंगे, इससे बाहर ये नहीं निकल सकते, तो लोग फिर किस हद तक कुर्बानी दे देंगे? ये भी आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहूंगी जो अभी पिछली सेशन में बात हो रही थी कि उन्होंने जमहूरियत ने डिलीवर किया, तो उन्होंने जमहूरियत को लोगों ने डिफेंड किया और जमहूरियत लोगों ने बदला दे दिया उसका। लोग सड़कों पे जमहूरियत के लिए निकले। इसी वास्ते मैं वापस आऊंगी कि हम जब कहते हैं, और मैं खान साहब के व्यूज को एक्सप्रेस कर रही हूँ, पीटीआई की व्यूज को, मैं पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डॉक्टर फजल चौधरी साहब को मैं ये याद दहानी कराना चाहती हूँ। और क्या कुछ और है। नहीं, बिल्कुल वही व्यूज है। हमारी बात ये है कि जमहूरियत का जो इदारा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इदारा है जमहूरियत, तो इदारे को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? पार्लियामान, ये पार्लियामानी जमहूरियत है, पार्लियामान को ये आते ही नहीं है। नुकसान पहुंचाना नहीं है, आओ मिठाइयां बांटो। मेरी बात सुने, ये नहीं कहा खान साहब ने आओ मिठाई बांटे, आप मिस अगर कोई आया तो मिठाइयां बांटेंगे ना, क्यों लोग करते हैं, वो पास्ट का बता रहे हैं, ये होता रहा है, लेकिन जमहूरियत मुझे क्लियरली आपको कहने दें, क्योंकि मैं आपको सच बता दूं कि खान साहब ने माजी का हवाला आज दिया है। कल खान साहब ने जुमला बोला कि अगर यहां फौज आ गई, कल का नहीं कहा, अगर यहां फौज आ गई तो लोग मिठाइयां बांटेंगे। मेरी बात सुने, आप उनका जो फॉलो ऑन है ना, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आप चला रहे हैं ना, आजकल तो मतलब अचानक पता चल जाता है, उसका आगे भी चलाए पीछे भी चलाए, मतलब मुंह से नहीं बात कैसे वापस ले सकते हैं? खतरा आमरीयत जो मियां साहब की ओर से, जमहूरियत को खतरा नवाज शरीफ की बादशाहत से है। मुझे बताएं, पार्लियामानी जमहूरियत है ना इस मुल्क में, पार्लियामान का हशर आपने देख लिया, हुकूमत ने क्या किया, इनके तो लोग ही नहीं आते, कोरम का हर वक्त, बजट सेशन में कोरम नहीं पूरा कर पा रहे थे ये लोग, तो जमहूरियत को कौन कमजोर कर रहा है, खतरा किधर से है? फिर मुझे ये बताएं, ये बादशाहत नहीं है जिस तरह पीआईए का जहाज बना लो जी, भी आपकी जागीर है कोई, जिस तरीके से, और स्पेस, कोई पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस आ रही हैं। अब मुझे बताएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो ये काम नहीं है ना कि कश्मीर पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे, लेकिन हमारी हुकूमत ने दिया ही नहीं कुछ, उनको देना पड़ा। नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का तो ये काम नहीं था ना सेंसस पे सुओ मोटो लेना या ईसीपी पे, लेकिन हमारी हुकूमत ने क्योंकि कुछ नहीं किया, जमहूरी हुकूमत ने, तो वो भी इंट्रूड कर रहे हैं। आप देखें, ये हुकूमत जो कर रही है, ये स्पेस क्रिएट करती जा रही है, एक वैक्यूम है, वैक्यूम हमेशा भरा जाता है, निशानदेही खान साहब कर रहे हैं आपकी, और उस वैक्यूम का खतरा है कि भरा जाएगा, तो ये हुकूमत को कम से कम जमहूरियत को तो आप भरते ना, और मेरी बात आप भरते हैं, मेरी बात मिठाइयां जरूर बांटनी, नहीं, जमहूरियत को मजबूत करना पड़ेगा, और जैसे इन्होंने कहा कि एक इदारा है, नवाज शरीफ इज नॉट द जमहूरियत, तो फिर आप मियां साहब का एहतसाब पे क्यों डर रहे हैं? खान साहब के स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करने की बजाय मुझे ये बताएं, जमहूरियत को अगर मजबूत करना है और वो इदारा है, तो मियां साहब का एहतसाब क्यों ये रोक रहे हैं? सर मैं शायद मैं आपके पास फिर वापस आता हूं। खान साहब के स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करने की बजाय सर, इसमें सीखने के लिए भी तो बहुत कुछ है। यानी हमें पता चलना चाहिए कि वो अगर जीत गए, यानी क्रिकेट का मैच भी होता है, कोई टीम जीतती है तो आप तो सीख लेते हैं कि भाई वो इस तरह जीते हैं, हमने यूं करके खेलना है आज के बाद। अगर तो आपकी फैमिली ही पॉलिटिक्स करेगी और उन्हों को ही सारा कुछ मिलेगा, फैमिली नहीं करती पॉलिटिक्स। वैसे मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, रेहाम खान साहिबा ने ठीक ठाक पॉलिटिक्स, मैं मरियम नवाज और रेहाम खान में कोई फर्क नहीं, मैं दोनों के मुझे बुरा लगता है माजरत के साथ कंपैरिजन इस तरह करना, लेकिन इनसे ये पूछा क्या कंपैरिजन? अभी जो बल्दियात का इलेक्शन हुआ है, सियासी ख्वाहिशात, बल्दियात में जो इलेक्शन हुआ है, नहीं आपने इन्होंने कहा सियासी ख्वाहिशात नहीं है, वो बात उधर चली जाएगी, मैं जवाब दूंगा। मैं रेहाम खान की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं केपीके में इनकी हुकूमत है, मुख्तलिफ हो बल्दियात में आपने नई सियासत की खानदानी तो क्या दोनों का सेम गोल था। हम गलत बहस की तरफ जा रहे हैं। बात यह है कि इन चीजों के लफ्जी मानी नहीं लिया करते, ये एक मेरे नजदीक ये एक वार्निंग है हुकूमत के लिए। सर उर्दुगान के बच्चों के नाम पता है आपको? कि देखें, नहीं पता जी, नहीं तो कल प्राइम मिनिस्टर कैमरॉन जब दफ्तर से निकले हैं तो वो एक दूसरे के बच्चों के हाथ पकड़ सड़क क्रॉस कर रहे थे। ये है ना तरीका। बात ये है कि ये जब मियां साहब के बच्चे इस उम्र के थे तो उनके फ्लैट थे। मैं कहता हूं जी इस बहस में इसलिए ना जाएं कि ये सबको पता है कि क्या हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि जो लोग ये तवक्को रखते हैं ना कि अगर यहां कुछ हुआ, माजी में पहली बात आपके सामने हुआ जब कभी भी इंटरवेंशन हुई, और बाय द वे
तुर्की में भी यही होता था ना। तुर्की कोई First time challenge किया public ने, तुर्की इससे जो पहले है, नहीं किया। तुर्की में हमेशा जब फौज इंटरवीन करती थी उसको एक्सेप्ट लोग किया welcome जाता करते था, हैं। और बेशुमार फौज की इंटरवेंशन था तुर्की में। ये कब बदला? ये है असल मैसेज जो यहां से आपके प्रोग्राम से जाना चाहिए। वो तब बदला जब एक हुकूमत ने डिलीवर किया, और जब उन्होंने डिलीवर किया, ये सारी की सारी जमहूरियत है, इसका नाम ही यही है कि आप लोगों के लिए क्या करते हैं। अगर तो आप लोगों को खुश करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, यही लोग अच्छा सर, मुझे एक छोटी आपकी मुझे एक छोटी तोपें और बंदूकें। मुझे आप ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ साहब डिलीवर करने वाले रास्ते पे चल रहे हैं? नहीं, देखें 3 साल 3.5 टाइम साल हो चाहिए गए ना। इन 3 सालों मैंने तो आपके सामने नाम ले दिया। वो जो कशकोल थी वो तो बड़ी हो गई, बिजली गैस क्या आ गई, आपके जितने इंडिकेटर्स हैं जो लोन के हैं वो देख लीजिए वो डबल हो गया। मकसद ये है कि हमें बताया जाए ना, क्या लोग जो हैं वो ये चीजें देखकर आपकी हिफाजत करेंगे? लोगों को सर्विस चाहिए, लोगों को ये नहीं चाहिए कि 5 साल बाद आप कहें हम इलेक्शंस करवा दिए जमहूरियत आ गई। नहीं, जमहूरियत इलेक्शन से नहीं आती। जमहूरियत जो है वो लोगों की सर्विस है। पॉलिटिकल फेसेस जो हैं वो आपके रिश्तेदार और बच्चे होंगे, तो लोग फिर यही सोचेंगे कि यही निकल के बाहर लड़ाई करें। तो जितनी गुफ्तगू हुई है ना, मैं थोड़ा सा जरा इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूंगा। मैं अपने दोनों ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स की इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं कि तुर्की के इस तमाम फिनोमेना जो हुआ है, इसमें सीखने के लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए, डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए, सबके लिए। लेकिन जो दोनों ने बातें की है ना, उसमें एक पंच लाइन है, वो ये है कि डिलीवर किया। यही है ना पंच लाइन, यही है, तुर्की ने डिलीवर किया। मेरी गुजारिश ये है कि जनरल साहब ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की, उनके एंटिसिपेशन में मैं कुछ चीज़ें कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जब हमने हुकूमत संभाली, मोस्ट डेंजरस कंट्री, आज उसकी हालत देखें, डिफॉल्ट पे थे, स्टॉक मार्केट क्या थी, आज क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आज सीपैक आपके पास है, एनर्जी, रेलवे, लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनिकेशन, कितने प्रोजेक्ट्स हैं। बात लंबी हो जाएगी कि हमने 3 महीनों में क्या आगे बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। ये बढ़ रहे हैं आगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी हमारी डायरेक्शन उन्होंने 2 साल में, लेकिन मैं डिलीवरी पे वापस आता हूं, मैं डिलीवरी पे आता हूं। बात असल ये है, जो लेसन की बात है वो ये है, मैं इनसे ये पूछता हूं कि क्या आपने हुकूमत को नेक नीति से, बड़े दिल के साथ, फराक दिली से कबूल किया कि 5 साल दें इनको डिलीवर करने के लिए? हर दूसरे दिन आप लोगों ने एक साजिश तैयार नहीं की? नहीं, कभी धरने की शक्ल में, यार मुझे बात मुकम्मल करने देना, इमरान आप बात ही नहीं करने देते। कंपैरिजन आप खुद कर रहे हैं। नॉट रेफरेंडम, नहीं नहीं मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, रेफरेंडम हुए मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप किसी को एक दफा इलेक्ट करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी को छोड़ें, अब्दुल्ला गुल को सदर बनाना पड़ा साजिशें होती हैं। हालात उनके लिए भी आसान ये नहीं हुआ कि जनाब 15 बंदे मरवा दो हुकूमत चली जाएगी, आज धरने पे चढ़ जाओ जनाब, कंटेनर लगा लो हुकूमत चली जाएगी, साथ ये फीलर छोड़ते जाओ, ये नहीं हुआ। साजिश हुई थी आपके। अच्छा अब वो हो गई, ये तो कितनी बड़ी अब वो हो गई, अब जनाब दोबारा अब ये हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुर्की में लोगों ने बिल्कुल नाक की सीध में चले, उन्होंने 3 लाख लोग पाकिस्तान में तरीका ये था, 2007 में तरीका ये था। मुझे मुकम्मल करने देना, वो तमाम आपके एक जुमले का जवाब वाला भी किस्सा आपको मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा, आप ये ना समझे आपके खिलाफ हर एक के खिलाफ होता है। नहीं, नाक की सीध में चले हुकूमतें, आप मरकज को अपनी स्पेस दें, हमें वो जो हमने मंसूबे बताए हैं वो मुकम्मल करने दें। आप सूबों में बैठे हैं, आप काम करें, 5 साल बाद अवाम को फैसला करने दें कि डिलीवर किस पार्टी ने किया। अगर आपने केपीके में डिलीवर किया, डॉक्टर साहब बस आधा मिनट है, केपीके में डिलीवर किया, 2018 में लोग आपको मरकज भी देंगे, चारों सूबे देंगे, आप काम करें। हम अगर लोगों को मुतमिन कर सके, लोग हमें मौका देंगे। इस तरह जमहूरियत आगे बढ़ती है। 2 टेन्योर किए हैं जनाब अर्दोआन साहब ने, ठीक है, 2 टेन्योर किए उन्होंने, उसके बाद उन्होंने आज वो नतीजे पे पहुंचे हैं। हर 10 दिन बाद आप उनकी टांग खींच रहे हो, ये आपको पता है सर, नहीं कर रहा, बहुत मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के खिलाफ उतने बड़े एहतजाज नहीं हुए जितने बड़े वहां पे 2 टेन्योर अपनी जगह, पहले 2 तमाम बड़े इस्तांबुल में हुए हैं, इवन इस तरह के इल्जाम और साजिश। डॉक्टर साहब के आज इल्जाम सुने ना जी, उनको कोरम पूरा नहीं हो रहा जी। अच्छा जी, पीने के जहाज क्यों मंगा लिया जी? वो नारायण शहर के लिए गए हुए थे, अच्छा मैं सिर्फ एक डॉक्टर साहब 10 सेकंड दें, मियां साहब ने फरमाया था कि मैं पहले करूंगा। डॉक्टर साहब सवाल करें, दो सिर्फ एक आखिरी बात क्या हमें आपने सपोर्ट दी, हम धरने पे थे, ब्रेक के बाद बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है। धरने पे थे, एपीसीआई हमने इनको फुल सपोर्ट दी, एपीसी में नेशनल एक्शन प्लान की पीटीआई ने फुल सपोर्ट दी, बल्कि ड्राफ्टिंग हमने की। मैंने आपको एक मजमूई बात बताई है, अगर इंफरादी तौर पर पॉइंट दर पॉइंट बात करेंगे तो वो भी जवाब दूंगा। मैंने इनको इज्तिमाई बात बताई है, यहाँ सपोर्ट आपको चाहिए थी, बात दी थी भाई, वो इंसाफ के इज्तिमाई रवैये की बात बताई है। लेकिन मैं अब ब्रेक के बाद मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा कि वो एक बच्चे ने माँ से पूछा था कि अगर गांव का नंबरदार मर जाए तो कौन बनेगा? उसने कहा फलां, उसने कहा वो मर गया, उसने कहा फलां, उसने कहा वो मर गया फलां। आखिर में उसने कहा कि सारे ही मर गए ना, तू नंबरदार नहीं बनेगा।
ٹھیک तो इसलिए मिठाइयों वाली बातें ना ये करें। नून वालों ने ये हर टीवी मुझे पे ये एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। ब्रेक लेके इमरान जफर लगारी साहब मौजूद हैं, मैं उनके पास थ्रो करूंगा इस सारी डिबेट को, वो जवाब देंगे पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन जी, प्रोग्राम वापस शुरू हो गया है। मुझे इमरान जफर लगारी साहब, आप सिर्फ इतना फरमा दें कि जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जैसी उन पॉलिटिकल पार्टीज में वरासत है और जितना उनके पास इख्तियार है, ऐसी सूरत-ए-हाल में आपको लगता है कि लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बाहर निकलेंगे जो खानदानों से बाहर किसी को कंसिडर ही नहीं करते? सदर भी अपना ही रिश्तेदार है, जो पार्टी का चेयरमैन है वो भी अपना ही है, कायद भी अपना ही है, और आसपास जो है वो जितना मुमकिन हो सके अपने खानदान में नवाजते हैं, तो लोग उनके लिए भी निकलेंगे? देखें इमरान साहब, ये सवाल आपने किया है बिल्कुल, लेकिन जब आपने इसका शुरुआत की थी और सवाल में जिस तरह आपने हमारी पार्टी को दूसरों के साथ कंपेयर किया, तो मैं शायद उससे आपसे इख्तिलाफ करता हूं। देखें, पॉलिटिकल हिस्ट्री एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट अगर मैं सियासत पढ़ता हूं तो कैनेडी, गांधी और भुट्टो खानदान का जो नाम है वो पूरी दुनिया की सियासत में पढ़ा जाता है और वो अभी भी कंटिन्यू है दुनिया के दूसरों हिस्सों में। देखिए, पीपल्स पार्टी का ये कॉन्सेप्ट है, मेरी आइडियोलॉजी ये है कि मेरा जो लीडर होगा वो ज़ाहिर है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उनकी बेटी थी, उनकी बेटी के बाद उनका बेटा ही होगा। ये मेरी आइडियोलॉजी है, ये मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी है। जो हम साथ हैं, पीपल्स पार्टी के लोग साथ हैं, वो ये आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं। हम उसमें दो राय नहीं रख रहे और रखेंगे भी नहीं, क्योंकि उस पार्टी की लीडरशिप ने कुर्बानियां दी हैं, जमहूरियत के लिए दी हैं, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दी हैं, एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ये हमारी एक आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे हमारा बिलीव है। लेकिन उस पार्टी के जो इंटरनेशनल उनके पास पैदाइशी हक मौजूद है, कंप्लीट करने देना, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो हमजा शहबाज हो, चाहे वो मोनिस सलाई हो, चाहे वो बिलावल। मरियम नवाज साहबा का जवाब जो है ना वो नून लीग वाले दे सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कितनी कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत के लिए, वो जिद्दा कौन से जहाज में जाके बैठ गए, किसने कोड़े खाए यहाँ पे, किसने जमहूरियत के खिलाफ स्ट्रगलें, जमहूरियत के लिए स्ट्रगलें चलाई मुशर्रफ के दौर में। ये तो दुआ करें बीबी शहीद को जिसकी वजह से ये मुल्क में वापस आए, और दुआ करें जरदारी साहब को जिसकी वजह से ये तीसरी बार वजीर आजम बने, वरना तो इनका मुल्क में वो सारा सामान लपेट दिया गया था, ये तो मुल्क से बाहर भेज दिए गए थे, और इन्होंने तो स्ट्रगल चलाने की कोई कोशिश भी नहीं की थी, और ना ही इनका कोई टेम्परामेंट है कि ये स्ट्रगल चला सकें। दूसरी बात, इमरान आप बात कर रहे हैं जमहूरियत की, मैं अपना एयर मार्शल साहब से इत्तेफाक नहीं करूंगा। देखें, इंग्लैंड की जमहूरियत 200 साल पुरानी जमहूरियत है, आप उसको कर रहे हैं कंपेयर 7 साल की जमहूरियत के साथ। मैं एज ए मेंबर पार्लियामेंट, मेरा राइट है कि मैं किसी के खिलाफ, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ बजट में कट मोशन दे सकता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक हिच है कि मैं डिफेंस पे कभी कट मोशन दे ही नहीं सकता जब तक पार्लियामान, ये जो पार्लियामान है, ये जब तक हमारी अवाम, हमारे ओपिनियन मेकर्स, हमारे मीडिया वाले, जी हमने करना है ना, हमने करना है, लेकिन करे कौन? क्योंकि जिसने तुर्की की एग्जांपल दे रहे हैं जहां फौज बार बार आती थी, हमने कहा वहां टर्न अराउंड क्यों हुआ? क्योंकि डिलीवर किया जमहूरियत ने। वो तो बिल्कुल ये 2002 की बात है, अभी 90s में 2009-10 में भी उन्होंने जर्नैलों के खिलाफ यही हुआ, वहां पे कोशिश हुई, जर्नैलों के खिलाफ मुकदमे, उनको जेलों में डाला। नहीं, देखिए कोई ऐसी चीज नहीं, देखिए अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो क्या इस मुल्क में वैसी जमहूरियत है? नहीं, बॉटम लाइन, क्या इस मुल्क में पार्लियामान के पास वो अथॉरिटी है, फॉरेन कमेटी के पास वो अथॉरिटी है कि वो फॉरेन कमेटी फैसला करके फॉरेन पॉलिसी बना सके? हमारे पास तो फॉरेन मिनिस्टर तक नहीं है। सरकार हमारे पास अथॉरिटी है, पॉलिटिकल लोगों के पास वो फैसले करें। आपके पास अथॉरिटी क्यों नहीं है? अथॉरिटी कौन लेगा? सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, अमली तौर पे तैयब एर्दोगान ने अथॉरिटी ली, कैसे ली? वहां भी डिलीवर करो, लोग आपकी तोपें और बंदूकें बनेंगे। वहां तुर्की में तो फौज डिलीवर आप करने, हालांकि रोल है, उसके बावजूद